एक ऐसी जंग जिसके पीछे सियासत, प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल पावर गेम छुपी थी। एक ऐसी जंग जो दुनिया की सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल वॉर्स में शुमार होती है। 13 जून 2025 सुबह के करीब 3 बजे 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पर अटैक करते हैं और उसके बाद ट्रंप टीवी पर आकर खुद को 6 बार नोबेल प्राइज़ का डिजर्विंग बताता है। हाँ, लिटरली उसने बोला मुझे तो नोबेल मिलना चाहिए, जैसे शायद अवार्ड की कमेटी उसकी स्पीच लाइव देख रही हो। 12 दिन बाद जब सीज फायर हुई तो ईरान भी खुद को विनर कह रहा था, इजराइल भी, और अमेरिका का तो कहने ही किया। आज हम इस पूरे वेird और डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट के हर एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल ने अटैक क्यों किया। ऑफिशियल रीज़न तो ये दिया गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था, लेकिन असल में बात यह है कि 31 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई थी। IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लिखा था कि ईरान के पास 400 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिससे बॉम्ब बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था कि ईरान वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। कोई कंफर्म एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल सीधा एक्शन लेता है एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। So part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. ये अटैक इतना अनएक्सपेक्टेड था कि ईरान को भी शॉक हुआ, क्योंकि इससे पहले ईरान ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया था इजराइल के खिलाफ। जब इजराइल से पूछा जाता है ऐसा क्यों किया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री जवाब में कहते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। We have risen like lions to defend ourselves. लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान ने कोई अटैक नहीं किया तो सेल्फ डिफेंस कैसे हुआ। ये तो वैसा ही हुआ, किसी ने अपने घर में बिना किसी वजह के पटाखे फोड़ दिए, और जब पूछा जाता है तो बोला मेरे को लगा कोई अटैक करने वाला है। 21 जून को अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट एंट्री लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 हफ्तों में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करते तो US मिलिट्री एक्शन लेगा। 2 हफ्ते तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों, सिर्फ 2 ही दिन बाद 125 अमेरिकन प्लेन्स ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं। का टारगेट था ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। नक्शे पर देखिए, फोर्डो, नेटांज और इस्फहान, इनको टारगेट करना। और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। अमेरिका ने अपना बंकर बस्टर बॉम्ब यूज़ किया, जिसका ऑफिशियल नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये 13,000 किलो से ज़्यादा भारी है और 6 मीटर से ज़्यादा लंबा एक बॉम्ब है। जब ये कहीं पर फोड़ा जाता है तो 60 मीटर ज़मीन के अंदर तक जाकर ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन पेंटागन की इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पहले ही इनरिच्ड यूरेनियम को सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट कर लिया था। मतलब अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए वो मोस्टली सिंबॉलिक थे। ट्रंप ने टीवी पर आकर डिक्लेयर किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ये सिर्फ कुछ मंथ के लिए डिले हुआ था। 23 जून को ईरान की तरफ से जवाबी हमला देखने को मिलता है। कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को टारगेट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ईरान ने पहले ही अमेरिका और कतर को वार्निंग दे दी थी। मतलब ईरान को असल में वॉर नहीं लड़ना था, लेकिन इजराइल ने पहला अटैक किया, इसलिए ईरान ने अटैक किया कि वो अपने लोगों को दिखा सके कि उन्होंने जवाब दिया। 23 जून के इस हमले में ईरान की तरफ से स्पेस पर 19 मिसाइल्स फायर की जाती हैं, लेकिन एक ही मिसाइल एयरबेस को हिट करता है। लेकिन इसे एक मिसाइल से भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर इसकी वजह से होता यह है कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर से सारे फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। करीबन 8 से 10 घंटों के लिए कमर्शियल एयर स्पेस रुक जाती है कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर और UAE के ऊपर से। हालात बड़े एक्सट्रीम हो गए थे। कई लोगों को लगा ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं, लेकिन फिर अगले ही दिन अचानक से ये वॉर ख़त्म हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं इजराइल और ईरान के बीच कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर का। President Donald Trump announced a quote complete and total ceasefire. दोनों साइड्स ने अपने अपने लोगों को बता दिया कि हम जीत गए। लेकिन सीज फायर के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ईरान फिर 2 मिसाइल से इजराइल की तरफ फायर करता है और इजराइल भी ईरान का एक रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रंप को इतना गुस्सा आता है वो इजराइल को पब्लिक में ही डांट देता है। वो कहता है कि मैंने सीज फायर की, लेकिन तुमने फिर जंग शुरू कर दी। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with. अब हम इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। नेतन्याहू पे 3 करप्शन केसेस चल रहे हैं और कोर्ट में सिर्फ उनका एक ही जवाब होता है, मुझे याद नहीं। लिटरली उन्होंने ये फ्रासा 1778 बार यूज़ किया।
55% लोग इजराइल में यह मानते हैं कि नेतन्याहू गाजा और इजराइल के साथ वॉर इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि वो जेल जाने से बच सके। दिसंबर 2024 में इजराइल की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था कि पीएम पे केस तब तक नहीं चलेगा जब तक वो ऑफिस में है। मतलब नेतन्याहू के लिए ज़रूरी था कि वो पावर में ही बने रहे। क्या ये कोइंसिडेंस है कि 10 जून को उनका कोर्ट केस सीरियस होता है और 13 जून को वो ईरान पर अटैक कर देते हैं? दोस्तों, ये वॉर किसी प्रैक्टिकल रीजन से नहीं लड़ी गई, बल्कि पॉलिटिकल ईगो और पर्सनल सर्वाइवर के लिए लड़ी गई। ईरान को रोकने का सबसे आसान हल है डिप्लोमेसी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ दी और अब वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। The Iran deal is defective at its core. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. अगर अमेरिका और ईरान फिर से बात करें तो ये टेंशन खत्म हो सकती है। क्या ये ट्रंप ऐसा करेगा या फिर वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इसको यूज़ करेगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, आपका प्यारा मेज़बान ज़ीशान बोस। शुक्रिया।